तो नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि इमामगंज विधानसभा में जो उप चुनाव यहाँ पे बहुत नज़दीक है। 13 नवंबर को यहाँ पे वोट होनी है। तो क्या मतलब युवा क्या सोचते हैं ये विधानसभा को लेकर के, किसे चयन करना पसंद करते हैं, किस तरह का उम्मीदवार को यहाँ पे चयन करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे आ रहे हैं और सभी जो हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। युवा जो यहाँ के हैं इमामगंज विधानसभा का किस तरह का प्रतिनिधि को चयन करना चाहते हैं और कुछ बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो हमारा साथी अभी जो रवि कुमार हैं ये अभी उपस्थित हैं, तो इनसे कुछ जानते हैं। तो नमस्कार रवि जी। नमस्कार रंजित भाई। तो आप ये बताइए, जैसे इमामगंज जो विधानसभा है उपचुनाव शायद 13 नवंबर को होने वाली है। तो आप ये बताइए कि किस तरह का प्रतिनिधि को हम चयन करें, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं। जो भी लोग आते हैं इनको से अच्छी अच्छी बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वादा करते हैं। तो लोग जो गांव का होते हैं उनको वादों में मतलब घुल मिल जाते हैं और वोट कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि किस तरह से लोग मतलब चुनाव कर सकते हैं, मतलब अच्छा उम्मीदवार को। देखिए, सबसे पहली बात तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे जी कि यहाँ पे जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है इमामगंज विधानसभा का, जी जी वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे जो विधायक होते थे वो मांझी जी होते थे। जी तो अब वो सांसद बन चुके हैं, जी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये सीट खाली हो चुका है। जी तो ये सीट खाली होने की वजह से यहाँ पे उपचुनाव कराया जा रहा है। जी और इस उपचुनाव को लेकर के काफ़ी बातें हो रही है। हर नुक्कड़ पे, हर चौक पे कहीं ना कहीं एक मंडली बना करके इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन जब आप उन चर्चा में भाग लेते हैं या चर्चा को सुनते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा सतही लेवल की बात करते हैं। वो या तो किसी पार्टी बेस पे वोट कर रहे होते हैं, या फिर कभी माहौल देख करके, या फिर कभी जाति कभी धर्म के मुद्दे को लेकर के वोट करते हैं। तो ऐसे में हमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत होता है कि हम आखिर अपना प्रत्याशी जब चुन रहे हैं तो हमारा प्रत्याशी कैसा हो। तो इस पर हम एक दो पॉइंट आपको गिनाना चाहेंगे। वो पहला तो ये कि आप माहौल देख कर के वोट ना करें। जी कई बार होता है कि नदी का धारा बह रहा है और लोग उसी धारा में अपने नाव को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी अपना वोट भी उसी तरफ देते हैं जहाँ जैसा माहौल बनाया जाता है। कई इसका नुकसान ये होता है ना कि जो पैसे वाले प्रत्याशी होते हैं, जो बड़े प्रत्याशी होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो 500-500 रुपया में अपने टट्टू ले करके पूरा एक माहौल बना देते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भरा दिए और 150 गाड़ियाँ घूम रही है आगे पीछे, जगह जगह पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि भाई जीत तो इन्हीं की हो रही है। जी जी लेकिन ऐसा वास्तविक में होता नहीं है। नॉर्मल प्रत्याशी भी हम नॉर्मल प्रत्याशी को भी हम जिता सकते हैं और शायद वो उससे बेहतर काम करे। क्योंकि बड़े बड़े लोग अगर इस चुनाव में आएंगे तो आप समझते हैं कि क्या दिक्कत होता है। क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर समस्या है। जैसे हम देखिए, हमारे क्षेत्र में अभी स्कूल की हालत, सरकारी स्कूल्स की हालत, बेशक मास्टर्स आ गए हैं लेकिन पढ़ाई आज भी नदारत है। जो अच्छे घर के होंगे, अच्छे परिवार के होंगे, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं पसंद करेंगे, और ये हकीकत है। और ये हमारे सरकारें भी जानती है और ये सब कोई जानता है। तो एक एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ पे हेल्थ में, स्वास्थ्य सेक्टर में, कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, नो डाउट यहाँ पे इलाज वगैरह करवाते हैं लोग, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है, अगर कोई इमरजेंसी है, तो आप सरकारी हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं कर सकते। सच में अगर आपके घर का कोई सदस्य बीमार होता है तो आप सरकारी हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहेंगे। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है, जैसे ही अपने ही गाँव का देख लीजिए, सड़क की हालत इतनी गंदी है कि मतलब ऐसा लगता है बरसात के दिनों में जैसे हम लोग धान नहीं बोते हैं, उस तरह का कादो वाला जी जी, रोड बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के लोगों को वोट करना चाहिए, ना कि सिर्फ माहौल देख करके। आपके लिए एक साधारण सा प्रत्याशी जो ज़मीन से जुड़ा होगा वो भी शायद अच्छा काम करे। तो आप अपने तरीके से देखिए कि प्रत्याशी को जब वोट करने जा रहे हैं तो प्रत्याशी का बैकग्राउंड देखिए कि वो प्रत्याशी कहाँ से इतना पैसा लाया, प्रत्याशी का बैकग्राउंड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्रिमिनल है, 4 लोगों के मर्डर के केस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े के केस चल रहे हैं। अब सोचिए, जो प्रत्याशी जीता नहीं है, अगर वो पहले ही से किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज है, तो आगे चल कर के जब उसको पावर मिलेगा तब तो और भी वो मिस यूज कर सकता है। मिसयूज कर सकता है पावर का। तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरा, आप ये देखिए कि प्रत्याशी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा प्रत्याशी, जिस नेता को आप चुन रहे हैं, तो समस्या काफ़ी गंभीर हो सकता है कि आप चुनाव तो जिता दिए साधारण जनता के नाम पे, या फिर मतलब ऐसे ही अनपढ़ टाइप के नेता को चुन तो लिए, लेकिन वो आपका काम नहीं करवा पाएगा। फिर होगा क्या कि उसके 4-5 चाटुकार हो जाएंगे आगे पीछे,
और सारे काम उन्हीं के इशारों पर करेगा और वो अपना काम निकाल लेंगे और आपका काम यानी आम पब्लिक का काम होगा नहीं और सारे ठेकेदारी वगैरह का जो काम होगा वही लोग ले लेंगे। 4-5 अच्छी अच्छी बातें बोलकर नेताजी को लुभाना कोई बड़ी चीज़ होगा नहीं, क्योंकि उनके पास लॉजिक, तर्क और ये सब चीज़ें तो होंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि नेता पढ़ा लिखा चुनिए। एक और जो चीज़ है वो ये है कि कई बार हम नेता चुनते समय क्या करते हैं कि बस पार्टी को देखते हैं कि भाई फलाने पार्टी से है तो पार्टी के आधार पे वोट देते हैं, चाहे हमारा लोकल ग्राउंड पे या फिर लोकल लेवल पर प्रत्याशी का इमेज कैसा भी हो, सिर्फ और सिर्फ पार्टी बेस पे वोट करते हैं। जैसे अभी एनडीए का उम्मीदवार खड़े हैं, आरजेडी का उम्मीदवार खड़े हैं, फिर इधर से एक हाईलाइटेड उम्मीदवार हैं जन स्वराज पार्टी से, तो सिर्फ पार्टी के आधार पर आप वोट कर देते हैं या फिर हम कर देते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो इससे बचिए। आप देखिए कि आपका प्रत्याशी, आपका प्रतिनिधि कैसा है। अगर विधानसभा मुख्यमंत्री बनाना हो तो बेशक आप पार्टी के आधार पर वोट कीजिए, लेकिन ये आपका उपचुनाव है और दूसरी चीज़ ये आपके विधानसभा का चुनाव है। तो देखिए कि आपका जो प्रत्याशी है वो लोकल है या नहीं, और लोकल लेवल पर उतर करके वो काम करेगा या नहीं। क्या उसमें इतनी क्षमता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दे, आपकी समस्या को विधानसभा में बैठ करके उठाए। ये भी देखिए कि इतना क्षमता है कि नहीं उसके पास। कहीं ऐसा ना हो कि लोकल के नाम पे किसी को चुन लिए और फिर मालूम चला वो इतना कैपेबल ही नहीं है, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो विधानसभा में बैठ करके आपकी आवाज़ को उठाए, तो फिर चुनने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि नेता चुने तो स्थानीय चुने और कैपेबल चुने। जैसे यहाँ से 2-3 नेता का अगर नाम देखें तो जन स्वराज का जो एक नेता है जितेंद्र पासवान वो हैं, जी। और आरजेडी से देखें तो रोशन मांझी जी हैं, और जो एनडीए के उम्मीदवार और दीपा जो मांझी जी का पुतो हुए हाँ, जो दीपा मांझी जो एनडीए के ये उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार हैं। तो क्या आपको लगता है जो इमामगंज जो विधानसभा में जो उपचुनाव है, क्या लगता है कौन सा पार्टी का इस वर्ष मतलब वर्चस्व ज़्यादा है, कौन सा पार्टी अभी मतलब ज़्यादा मतलब जैसे गांव चौराहा पे नुक्कड़ पे जहाँ भी बात हो रही है, कौन सा ज़्यादा पार्टी को मतलब बात हो रही है, और क्या लगता है जनता इस वर्ष किस तरह से विचार करके, किस तरह से विचार विमर्श करके मतलब वोट करेगी? देखिए, इमामगंज विधानसभा के जनता के बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। पिछली बार ही देख रहे थे आप कि कैसे माहौल बना था आरजेडी की तरफ, और लोगों ने राताराती अपना मूड जैसे स्विंग किया और लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार जीतनराम मांझी को जिता दिए, जबकि जीतनराम मांझी का वैसा कोई हवा नहीं था। तो यहाँ के लोग किसको वोट करेंगे एकदम स्पष्ट रूप से कहना बड़ा मुश्किल है। जी। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े गुप्पे चुपे वोट करते हैं। अगर आप आएँ तो आपके भी हो गए, अगला आया तो अगले के भी हो गए, खुले आम नहीं आते हैं। तो तय करना बड़ा मुश्किल है किसका जीत होने वाला है। लेकिन लोगों को आप बात करते हुए सुनिएगा तो एक अपना अपना ओपिनियन लोग देते हैं। जैसे दीपा मांझी के बारे में बोला जाता है कि भाई इनके ससुर साहब ऑलरेडी 10 साल से थे। जी। तो और भाई 10 साल में कितना विकास हुआ है वो आपको उससे छुपा हुआ नहीं है। आप गांव का इस हालत देखेंगे तो इतना गांव का बुरा हाल है। बरसात के टाइम में तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे लोग 2 से 3 मंथ तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल जाने का तो दूर की बात है, कोई अगर बीमार पड़ते हैं तो सबको अभी भी आज़ादी का लगभग सब 75 वर्ष हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग अभी खटोला माची के द्वारा जाकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती है। रोड की इतना बुरा स्थिति रहती है। और देख सकते हैं यहाँ पे कैमरामैन से थोड़ा सा कोशिश करेंगे दिखाइए, पुल का भी सुविधा नहीं है। और इस पार जो नदी का इस पार से मांझी समाज के लोग भी रहते हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है मार्केट जाने में। बोलिए, ये नदी में जब पानी आई हुई रहती है और जो लोग मार्केट चल जाते हैं, ऐसा स्थिति होता है कि उनको एक गांव में किन्हीं न किन्हीं घर जा कर के रुकना पड़ता है। तो कहीं कहीं मांझी जी को भी एक कुछ विमर्श करना चाहिए। वो जाति के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके बहुत सा प्रॉब्लम जो है उसको समाधान नहीं करते हैं। ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमारा प्रॉब्लम सुने नहीं, उसका समाधान करें। और ये बताइए, जैसे मतलब क्या होता है कि गार्जियन लोग तो उतना जैसे गांव घर के लोग हैं उतना समझ नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा बात में मतलब कोई अगर प्रलोभन दे देता तो घुल मिल जाते हैं। तो किस तरह से युवा अपने गार्जियन को मतलब किस तरह से वो मतलब बता सकते हैं कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, वो कौन सा खूबी मतलब उम्मीदवार में देख कर को बोलेंगे? देखिए, कई बार हम ना वोट देने जाते हैं तो जाति बेस पे वोट करते हैं। जैसे अभी बोलें कि यहाँ पे नदी पार करके बहुत सारे मांझी समुदाय रहते हैं, जी। तो हम लोग को कई बार लगता है ना कि हम अपने जाति के उम्मीदवार को चुना देंगे तो हमारा भला हो जाएगा।
लेकिन आप जब पूरे क्षेत्र में इमामगंज विधानसभा में बहुत सारे मांझी समुदाय के रहते, पिछले 10 वर्षों से मांझी जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनकी समस्या आज भी वही है। आज भी मजदूरी करते हैं और खाते हैं। उनके न तो एजुकेशन में कोई सुधार ही हुआ है, न तो उनके बच्चे अचानक से स्कूल जाने लगे हैं, जी। और न ही उनको ऐसा हुआ है कि वो बिना काम किए पेट भरने के लिए उनको कुछ मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है। यहाँ पे आप सड़क देखे होंगे कि बरसात के दिनों में जितना इधर चेहरा पहरा वाला जो ये टोला है, जो जिसको चिहुलटार बोलते हैं, अगर उनको अपने घर जाना है तो बाइक हमारे वाले गांव में लगाते हैं कि वहाँ पे बाइक लगा दी है और यहाँ से पैदल उठा के चल दिए। अगर अपना बच्चे को स्कूल भेजना है तो सोचिए क्या वो इस तरह के रोड को पार करवा कर स्कूल भेज पाएंगे? शायद ना। नहीं। या मांझी समुदाय का जो पूरा बेल्ट है उसमें एजुकेशन के नाम पे नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। लोग आज भी काम करते हैं और खाते हैं। एक और चीज़ की तरफ मैं जो ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब आप वोट करने जाते हैं तो कई बार होता ना कि अपने परिवार में कुछ लोग उस टाइप के हैं, लीडर टाइप के, उनके कहने पे वोट देते हैं। पहले ऐसा होता था कि जैसे परिवार का मुखिया पिताजी होते हैं, उसी तरह से एक अगर जॉइंट फैमिली है या फिर चचेरे मचेरे जो भी हैं, उनको एक नेता टाइप का आदमी आएगा और बोलेगा कि फलन बाबू को वोट देना है। इसमें आम जनता को नुकसान होता है। अब ऐसे नुकसान होता है कि जो बोल रहा है आपको वोट देने के लिए कि फलाने बाबू को वोट दे दीजिएगा, वो पैसा खा लेता है। ऐसे नहीं सपोर्ट करता, वो पैसा खाता है इसलिए सपोर्ट करता है, और पैसा खा करके आपको वोट दिवा देता है। अच्छा, आपको क्या लगता है मांझी समाज जो है, क्या मांझी जी को वोट इस वर्ष करेगा या फिर रोशन मांझी को करेगा या जन स्वराज पार्टी को? किसको मतलब वोट करने वाला है, एनडीए, आरजेडी या फिर जन स्वराज पार्टी को? इस बार आपको क्या लगता है? मांझी समाज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इमामगंज विधानसभा में देखा जाए तो मांझी समाज के ज़्यादा वोट यहाँ पे है, ज़्यादा वोटर हैं। तो क्या आपको लगता है मांझी समाज किसको तरफ इस वर्ष मतलब रुझान ज़्यादा किसको तरफ मतलब जाने की कोशिश करेगा? देखिए, बिहार का जो पॉलिटिक्स का पैटर्न है उसको देखा जाए तो अभी भी लोग कास्ट बेस्ड ही वोट करते हैं जी। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि 100% ऐसा होता है, लेकिन लोग करते हैं। तो मांझी समुदाय में फिर वही बात आता है कि कुछ लीडर होंगे उस समुदाय के, उसमें सुधार हो या ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीडर आकर के बोलें कि भाई मांझी जी को वोट करना है तो लोग करेंगे। तो जैसे कहीं ना कहीं मतलब आपको ये कहने का मतलब है कि जो भी उम्मीदवार मतलब देखिए कि आप उस तरह का काम वो कर सकता है, क्योंकि तो लोग आकर के बड़े बड़े वादे कर देते हैं इलेक्शन में, क्योंकि उनको जीत चाहिए, और सभी लोग मतलब ऐसा माहौल बनाए हुए रहते हैं कि सभी लोग जीत रहे हैं, अपने से इस तरह का माहौल बनाए हुए रहते हैं। तो सोचते हैं कि अगर माहौल उस तरह का बना देंगे तो वोट करके मुझे जिता देंगे। तो ये जो युवा हैं रवि जी, इनको कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग हैं उनका चयन कीजिए, और वो लोग का चयन नहीं कीजिए जो केवल आपका बात सुन सकते हैं। ऐसा लोग को चयन कीजिए जो आपका प्रॉब्लम सुने नहीं बल्कि समाधान करें, क्योंकि आज नहीं लगभग सब जब से यहाँ पे आज़ादी हुआ है 75 से 76 साल हो गया है, लेकिन फिर भी एकदम अजब तरह से लोग यहाँ पे जी रहे हैं। हम तो यहाँ पे आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो देख करके मुझे अजब टाइप का लग रहा है कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना डिजिटल इंडिया के नाम पे क्या से क्या हो रहा है। लेकिन ये गांव में अभी देखा जाए, बस डीहा एक गांव है, तो हम नदी तरफ यहाँ पे आए हुए थे, ना पुल की साधन है, ना रोड की साधन है, और ना यहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएँ हैं। और जो यहाँ पे हॉस्पिटल भी है लमसम 3 किलो से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन लोग वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। कि अगर जाना भी हो तो चाहे तो पैदल जा सकते हैं, और नहीं तो फिर वो जो टोली जो होता है बहुत पहले का जो रीति रिवाज था उसके अनुसार जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो अपडेट है आप सबको, ये जो रवि जी बताएं, ये समझ में आया होगा। और आप लोग किसको वोट करना चाहते हैं, कौन समाज किसको वोट कर रहा है इमामगंज विधानसभा जो उपचुनाव है उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। और हम और भी अपडेट जानने का, जो लोग यहाँ पे मांझी समाज के हैं, चाहे और भी जो अदर कास्ट हैं, वो सबसे जानने का कोशिश करेंगे। तो मेरे वीडियो का आप लोग इंतज़ार भी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।